नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। सिस्टम के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिसका जवाब देश का हर नागरिक जानना चाहता है। सवाल सीधा है, क्या कुर्सी छोड़ देने से गुनाह धुल जाता है? वैसे तो रोज देश में राजनीति, महंगाई और सुरक्षा जैसे कई जरूरी मुद्दों पर बहस होती रहती है। कई ऐसे बड़े विषय हैं जिन पर डिबेट बनती है, लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो सीधे तौर पर न्याय के मंदिर और कानून की शुचिता से जुड़ा हुआ है। कैश कांड वाले जस्टिस यशवंत वर्मा तो आपको याद ही होंगे, जिनके बंगले से पिछले साल नोटों के बंडल मिले थे। इस मामले में संसदीय जांच समिति की रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। जांच रिपोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे तीनों गंभीर आरोप साबित हो गए हैं। अब सवाल यह है कि जब आरोप साबित हो गए हैं तो अब जस्टिस यशवंत वर्मा का क्या होगा? आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको समझाते हैं ये पूरा मामला आखिर क्या था। अब समझिए कि क्या कुछ इस मामले में हुआ और अपडेट क्या है। दरअसल पिछले साल मार्च के महीने में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। जब फायर कर्मी आग बुझा रहे थे तब उनके घर के स्टोर रूम से जले अधजले 500 रुपए के नोटों के कई बंडल बरामद हुए। इस बीच इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बड़ी मात्रा में नोट मिलने से न्यायपालिका और व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे। मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक इन हाउस कमेटी का गठन किया। इस बीच जब जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई तो सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज करते हुए इसे सस्ती लोकप्रियता और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दे दिया था। वहीं जब जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछा गया कि उन्होंने कई बहाने भी इस दौरान बनाए। पहले जस्टिस यशवंत वर्मा ने आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मुझे कैश की जानकारी नहीं थी, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही, तमाम आरोप जो है वो लगाते हैं, तमाम जवाब वो देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी को जस्टिस यशवंत वर्मा के साजिश संबंधी दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो उन्हें इस्तीफा देने या संवैधानिक प्रक्रिया यानी महाअभियोग का सामना करने का विकल्प दिया गया था। इस बीच जब बात आगे बढ़ी तो संसद में मामला आगे बढ़ा। लगभग 200 से ज्यादा सांसदों ने, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद शामिल थे, उन्होंने मिलकर न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में एक महाअभियोग प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर किए। आपको बता दें कि भारत के न्याय के इतिहास में किसी भी न्यायाधीश को अब तक इस प्रक्रिया के जरिए नहीं हटाया गया है। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी और न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू जरूर हुई थी, लेकिन या तो प्रस्ताव लोकसभा में जरूरी बहुमत नहीं जुटा पाया या मतदान से पहले ही न्यायाधीश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी भारत के इतिहास में आज तक किसी भी जज को महाअभियोग से नहीं हटाया गया है। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में 207 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। आरोपों की औपचारिक जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति ने कल यानी 12 अगस्त को संसद के दोनों सदनों के सामने अपनी रिपोर्ट सौंपी, रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर भारी मात्रा में कैश रखने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और गोलमोल जवाब देने के आरोप साबित हो गए हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि जस्टिस वर्मा ने समिति के गठन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। 16 जनवरी 2026 यानी इसी साल उनकी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद जांच आगे बढ़ी और अप्रैल के महीने में इसी साल जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी आप ये समझिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा को जब ये महाअभियोग का डर सताया तो उन्होंने इस्तीफा दिया। अब जब वो पद पर है ही नहीं तो संसद में चलने वाली महाअभियोग की औपचारिक कार्यवाही स्वतः निष्प्रभावी हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या इस्तीफा दे देने भर से देश के कानून की आंखें बंद हो जाती हैं? क्या जस्टिस यशवंत वर्मा पर अब एफआईआर दर्ज होगी?
सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में एफआईआर की मांग वाली याचिकाओं को सस्ती लोकप्रियता कहकर खारिज कर दिया था। तो क्या अब जब पार्लियामेंट की मुहर लग चुकी है, आम आदमी की तरह इन पर हथकड़ी और क्रिमिनल एफआईआर का रास्ता साफ हो सकेगा, या फिर खाकी और खादी के फेर में न्याय यूं ही दम तोड़ता रहेगा? लेकिन इन सवालों के जवाब देखिए हम जानेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक वरिष्ठ अधिवक्ता का क्या कुछ कहना है और साथ में समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड इस पर है, दोनों ही बाइट्स हमारे पास है, वो भी सुनवाते हैं। अब आप देखिए, रिजाइन इन्होंने किया, रिजाइन इसलिए किया कि इंपीचमेंट ना चले और इनको तब पेंशन मिलती रहे, सारे बेनिफिट्स मिलते रहे, एफआईआर इनके ऊपर ना हो। लेकिन सरकार को हम इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सरकार का। सरकार ने इनके मूव को समझा, इनका रिजिग्नेशन पेंडिंग रहा और आज वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में जनता के सामने आ चुकी है, जिस रिपोर्ट में वो सारी बातें हैं जो मैं पहले दिन से चिल्ला रहा। एक जजेस के बेंगलोर के अंदर जहां चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहां साजिश करके कोई पैसा रखेगा, और तो आपको पता ही नहीं है। और अगर नहीं पता था तो आप खुद आके एफआईआर कर दिए होते। आपने तो एफआईआर की नहीं, बल्कि आपने तो पैसा छिपाने की कोशिश की, वहां से गायब कर दिया आपने। जले हुए नोट तक आपने झाड़ू लगवा के साफ करने की कोशिश की। लेकिन अब जब घड़ा फूटता है पाप का तो सब कुछ सामने आता है। बहुत अच्छी खबर है ये। देखिए, समाजवादी पार्टी को उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन अगर कोई दोषी पाया गया तो फिर बहुत से फैसलों पे भी सवाल हैं। और सवाल ये है कि एक कहावत है कि जो पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। फिर बहुत से सवाल भी हैं। तो समाजवादी पार्टी को इस पूरे प्रकरण पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। समाजवादी पार्टी समझती कि जांच हुई है, जांच में जो दोषी पाया गया है, आगे वो कानूनी प्रोसीडिंग है, कानूनी कार्रवाई होगी। तो आज हमारा बड़ा सवाल यही है कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर दर्ज होगी? क्या इस्तीफा भ्रष्टाचार का सेफ पास है? और सवाल यह भी कि क्या कब ये इंसाफ होगा और कब हिसाब किताब होगा? तो ये तीन बड़े सवाल जो आज हमारे सामने हैं। पहला कि क्या इस्तीफा भ्रष्टाचार के लिए सेफ पास है? सवाल ये भी कि आखिर इंसाफ कब होगा, हिसाब किताब कब होगा? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा का ये पूरा मामला सामने आया, अब ये कई तरह के सवाल उठाता है। देखिए, भारत में ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जो न्यायाधीश है, न्यायमूर्ति है, उन्हें एक सुरक्षित कवर दिया गया है। उनके ऊपर एफआईआर इतनी आसानी से दर्ज नहीं होती और वही इस मामले में भी हुआ। हालांकि अब जब इसी साल अप्रैल के महीने में जस्टिस यशवंत वर्मा अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, अब सवाल यही है, और साथ में जो संसद में जो जांच रिपोर्ट पेश हुई है उसमें तीनों ही आरोप जो जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे थे वो साबित हो गए हैं। अब क्या अगला कदम क्या होगा? क्या जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर दर्ज होगी? क्या सलाखों के पीछे ये होंगे और क्या अब इंसाफ होगा? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार जी हैं, साथ में हमारे साथ एडवोकेट विवेक कुमार पांडे जी हैं और हमारे साथ एडवोकेट संदीप मिश्रा जी हैं। सबसे पहले मुकेश कुमार जी, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। सर, अब जब संसदीय समिति जो बनाई गई थी उसकी भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जो आरोप जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगाए गए थे वो साबित हो गए हैं, तो क्या समझा जाए अब एफआईआर का रास्ता साफ? बिल्कुल, एफआईआर का रास्ता अब साफ हो गया है और एक सामान्य आरोपी की तरह उन पर केस चलेगा। ये जो पैनल की जो रिपोर्ट है, इसमें जो भी साबित किया गया उससे एफआईआर तक का रास्ता साफ होता है। अब एफआईआर करने के बाद फिर से जो है कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग है, कोर्ट का अपना कानून है, उसके हिसाब से इन पे कार्रवाई होगी और ये साबित होगा। और मेरे ख्याल से जो पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट दी गई है वो रिपोर्ट इनको अपराधी साबित करने में एक बहुत बड़ा जो है टूल साबित होगी। तो अब इनकी मुश्किलें बढ़ गई है और अगला कदम जो है, अगला कदम एफआईआर ही है और एफआईआर के बाद जो है केस चलेगा, चार्जशीट होगी और चार्जशीट के बाद जो है फिर कोर्ट से सजा होगी।
बिल्कुल, यानी अब जिस तरह से ये समझा जा सकता है कि एफआईआर तक का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है और अब जब जल्द जो है हिसाब किताब भी होगा। एडवोकेट विवेक कुमार पांडे जी भी हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज़ पर। सर, भारत में जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट रखने के लिए कई तरह के जो कवच हैं वो जस्टिस या जो जजेस होते हैं उन्हें दिए गए हैं। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी हुआ। शुरुआत में एफआईआर नहीं हुई, महाभियोग की जो है उसके लिए आगे बढ़ाया जाता है। अब आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से जो संसदीय जांच समिति थी उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है, जस्टिस यशवंत वर्मा को जो आरोप उन पर लगाए गए थे उन्हें साबित कर दिया गया है, अब क्या एफआईआर का रास्ता साफ है या अभी भी कुछ कानूनी दांवपेच है? रिया जी, सबसे पहले तो मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, आपके दर्शक हैं, सभी को मेरा प्रणाम। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करना चाहूंगा। और आपने तो मंच पे ही पहले तो इनजस्टिस कर दिया। मेरे सीनियर संदीप सर बैठे हुए हैं, बताइए, पहले आपने मुझे ही मौका दे दिया। चूंकि सीनियर हमारे हैं, उनको विशेष प्रणाम करता हूं मैं। देखिए, वास्तविकता यह है रिया जी, हमारे देश की जो लीगल प्रोसीडिंग का पार्ट होता है, जो लीगल प्रोसीडिंग का प्रोसेस है, मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिसपे कि वाकई जुडिशियल रिफॉर्मेशन की बहुत आवश्यकता है। कौन सुनेगा? अच्छा बताइए, लोकसभा में रिपोर्ट पेश की गई है। लोकसभा में आपको पता है, लोकसभा में 543 में 251 सांसद ऐसे हैं जिनके 46% के रेशियो ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले से किसी न किसी क्रिमिनल एलिगेशन में कहीं ना कहीं कन्विक्टेड है। उनका नाम है, क्रिमिनल एलिगेशन कह रहा हूं मैं, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं कह रहा हूं। अब सबसे विडंबना की बात, हमारे देश में किसी के ऊपर एक एफआईआर हो जाए तो उसकी और फिर उसके बाद कोई दूसरी शिकायत कर दे तो उसको क्रिमिनल हिस्ट्री कहा जाता है। मतलब उसको अपराधी घोषित कर दिया जाता है ट्रायल से पहले ही। और क्रिमिनल एलिगेशन की जगह क्रिमिनल हिस्ट्री शब्द की वजह से हमारे देश का जो आपराधिक संतुलन है, ये जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, ये काफी पशोपेश वाला है। मेरा मानना है कि पहले तो क्रिमिनल हिस्ट्री शब्द को अमेंड करके उसको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में क्रिमिनल एलिगेशन करना चाहिए, ना कि क्रिमिनल हिस्ट्री। उससे क्या होता है, समाज का एक नजरिया बन जाता है। अब जस्टिस वर्मा का एलिगेशन अभी प्रूवन नहीं है, मतलब प्रूवन बाय कोर्ट नहीं हुआ, लेकिन उनको जिस तरीके से अभी हमारे आदरणीय मुकेश सर बोल रहे थे कि सीधे ट्रायल होगा उसके बाद सजा सुना दी जाएगी, ऐसा नहीं है। उनके पास अभी संवैधानिक अधिकार है, उनके जुडिशियल राइट्स हैं। अभी वो रिट में जा सकते हैं, वो चार्जशीट को चैलेंज कर सकते हैं, इस रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं, स्टे प्रोसीड कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारे एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं, अगर एफआईआर हो जाती है तो रेगुलर बेल में आ सकते हैं। बहुत सारी उनके पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, मुझे लगता है चर्चा तो इस पे होनी चाहिए, लोकसभा में 251 सांसद जो खुद आपराधिक प्रवृत्ति के हैं वो सुनेंगे जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट। दे विल डिसाइड कि जस्टिस वर्मा कल्प्रिट है कि नहीं है। कौन, मतलब कैसे तय होगा? ये जो पहले से क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं वो डिसाइड करेंगे। हमारे देश की विडंबना यही है कि हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम ऐसा बना हुआ है, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऐसा है, ये नेक्सस है पूरा। हमारे यहाँ जब आईएएस पीसीएस किसी उसमें पाए जाते हैं तो उनको लंबी छुट्टी पे प्रतीक्षारत या अटैच कर दिया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाइयां नहीं होती है। वरना उत्तर प्रदेश में आपको याद है ओपी सिंह के समय पे एक आईपीएस ने, ईमानदार आईपीएस ने, नोएडा में जब थे, उन्होंने 7 आईपीएस की रिपोर्ट उजागर की थी ट्रांसफर, पोस्टिंग और लेन देन भ्रष्टाचार को लेकर के। क्या हुआ? उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करके उनको प्रतीक्षारत कर दिया गया। तो ये नेक्सस है। नेक्सस के खिलाफ अगर काम करना है तो अश्विनी उपाध्याय जी ने जो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी, जिसके खिलाफ मोदी सरकार ने हलफनामा दायर किया कि वो इसके पक्ष में नहीं है, जिसमें ये था, ये मांग की गई थी, जिसमें ये प्रे था सुप्रीम कोर्ट से कि दागी राजनेताओं को आजीवन प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है चुनाव लड़ने से। जब तक ये व्यवस्था इस देश में नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की जस्टिस की बात हम कर सकते हैं। हजारों करोड़ों केस पेंडिंग है, 10-10, 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं सिविल के केसेस डिसाइड होने में। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को तो पहले ही खत्म किया जा चुका है। भाई जजेस की नियुक्ति में ही देख लीजिए जिस तरह कॉलेजियम सिस्टम काम करता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। जो कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज का वहां पे नहीं बच सकता है। कॉलेजियम सिस्टम का तो आप समर्थन करते ही, आपकी पार्टी कॉलेजियम सिस्टम पे आप सवाल उठा रहे हैं। पर क्या करें, सिस्टम ही बिल्कुल सिस्टम ही ऐसा बना रखा है सालों से आपकी पार्टी। और दूसरी बात, ऐसा बना रखा है सर, बहुमत में आपके संघ और भाजपा के लोग बहुमत में है सर। बोलिए ना, बदले ना, ऑर्डिनेंस लाए ना। मैं तो कह रहा हूँ ऑर्डिनेंस लाइए ना, छोड़िए हमारी पार्टी समर्थन करता है, ऑर्डिनेंस तो लाइए। लेकिन आप पार्टी के खिलाफ जो है, पार्टी की लाइन जो है, पार्टी लाइन पे आप बोलिए ना। नहीं, पार्टी लाइन की बात नहीं है सर। देखिए, मैं एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूँ, जो जुडिशियल प्रॉब्लम हम फेस करते हैं उसके विरुद्ध नहीं जा सकते ना। आप एज ए लॉयर अगर कह रहे हैं तो ठीक है, एज ए लॉयर मुझे यही बताया गया था, मुझे एज ए लॉयर बैठना है, तो मैं एज ए लॉयर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन आपने जो कहा कि मैंने कहा कि सजा होगी, मैंने कहा कि कोर्ट की रिपोर्ट से कुछ नहीं, कोर्ट की रिपोर्ट से एफआईआर का रास्ता साफ होगा, और एफआईआर जब हो जाएगा उसके बाद जो है चार्जशीट होगी, फिर कोर्ट फैसला करेगा। इस बीच की जितनी प्रोसीडिंग आपने बताई, जो यानी जो सामान्य आदमी को जो अधिकार है, और सामान्य आदमी की तरह जो एफआईआर इन पे होगा वो होगा, उसके बाद जो अधिकार सामान्य व्यक्ति को है वही अधिकार इनको भी है।
वो कोर्ट में जाएंगे, फिर बिल लेंगे, उसको चैलेंज करेंगे, चार्जशीट को चैलेंज करेंगे। ये तो एक्चुअली हमारे देश में पिक एंड चूज चलता है। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। पिक एंड चूज की पॉलिसी जो है, इस वजह से न्याय का कोई अर्थ नहीं रह गया है, न्याय शब्द रह गया है। कैसे, मैं बता देता हूं। उत्तराखंड में आपको याद होगा, आपको भी पता ही होगा, क्योंकि दबे मुंह से सभी लोग जानते हैं, 60-67 करोड़ रुपए किसी एक सेवानिवृत्त आईएएस के घर से चोरी हो गए थे। और उसके बाद लोगों में यह भी खबर दबा दी गई थी कि शायद उनको 3-4 दिन के लिए ईडी ने भी रिमांड आउट किया था, लेकिन ना खबर ऑफिशियली ना बाहर आई, ना ब्रेकआउट हुई, ना उस पर कोई जांच पड़ताल हुई। वो खबर दबी दबाई आई, दबी दबाई रह गई। तो पिक एंड चूज की पॉलिसी है सर, जिससे गवर्नमेंट को बेनिफिट लेना होता है, उनको कहीं ना कहीं डिफेंस कर दिया जाता है, उनका डिफेंसिव सिस्टम तैयार रहता है पहले से। अब जस्टिस वर्मा के मामले में अभी बहुत सारी, अभी रुक जाइए, अभी प्रोसीडिंग शुरू होने दीजिए। देखिए, आप कह तो रहे हैं, जो हम लॉयर की तरीके से एक जज के बाद जिसपे बिल्कुल क्लियर जो भी आरोप है उसपे, वो तो साफ है, सबको ये कह रहा है। अरे सर अभी रिपोर्ट नहीं रिपोर्ट आने दीजिए। चार्जशीट में अभी बहुत सारी खामियां अभी होंगी, जिसको कि जब चैलेंज किया जाएगा तो वो रिपोर्ट पे क्लियर कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो रिपोर्ट देखिएगा, कुमार पांडे जी, आपने कहा चार्जशीट जब सामने आएगी तब क्लियर होगा, तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। और आप पहले कह रहे थे कि इनजस्टिस मैंने कर दिया है। एडवोकेट संदीप मिश्रा जी भी हमारे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका HNN न्यूज पर। सर आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, आपका एनालिसिस क्या बताता है? देखिए, मैं अगर इस बात को देखूं तो जैसा मेरे मुकेश भाई जी ने कहा कि FIR होगी, बात आगे बढ़ेगी। FIR करेगा कौन? सवाल ये उठता है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है वह उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो महाभियोग कहलाता है, जो सदन के अंदर लगाया जाता है। तो क्योंकि महाभियोग एक इम्पीचमेंट लगाया जाता है किसी को अपने पद से हटाने के लिए, और जस्टिस वर्मा पद से पहले ही हट चुके हैं, तो यह रिपोर्ट तो अपने आप में इनफ्रक्चुअस हो गई है, इसका कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया है। लेकिन इस रिपोर्ट आने के बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ कॉल कौन लेगा? FIR क्या सरकार कराएगी या फिर न्यायपालिका खुद कराएगी? यह सवाल सबसे बड़ा है। और मुझे लगता है क्योंकि सरकार के बहुत सारे इंटरेस्ट न्यायपालिका से इन्वॉल्व होते हैं, सरकार के विरुद्ध बहुत सारी याचिकाएं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार आगे बढ़ के अपनी तरह से कोई कॉल लेगी FIR कराने की। यह कॉल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ही आगे बढ़ करके लेना होगा कि इस प्रक्रिया में आगे बढ़े। और जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ती है, मुझे नहीं लगता है कि जो हम सपना देख रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं कि जस्टिस वर्मा का ट्रायल एक आम आदमी की तरह होगा या कुछ इस तरह की गतिविधियां होंगी, मुझे उम्मीद कम नजर आती है। क्योंकि जब तक FIR नहीं होगी तब तक ऐसी कोई प्रक्रिया जस्टिस वर्मा के खिलाफ होने वाली नहीं है। उन्हें पूरी तरह से जो है अभी उन्मुक्ति मिली हुई है, क्योंकि उन्होंने रिजाइन दे दिया है। तो जब तक FIR नहीं होती, FIR होने के बाद ही उनकी बात शुरू होगी कि वो एंटीसिपेटरी बेल लें, अपने राइट्स के लिए चिंता करें। लेकिन जब तक FIR नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि इस रिपोर्ट के आने के बाद से उनके खिलाफ या उनके लिए कोई चिंता की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो न्यायपालिका की गरिमा को ठेस लगा है, उस चीज को ठीक करने के लिए क्या अगर देश का अधिवक्ता समाज, देश के सामान्य नागरिक, देश का राजनीतिक समाज, नेता, विधायक, पत्रकार, इस तरह के लोग क्या आगे बढ़कर के कोई सवाल उठाएंगे या न्यायपालिका के सामने इस तरह की मांग रखेंगे? चलिए, उस समय एक बात थी जब कहा गया कि भाई सस्ती नौकरीता हासिल करने के लिए पिटीशन फाइल की गई है। तो आज जब यह रिपोर्ट आ गई है, एविडेंस आ गए हैं, माना कि ये ट्रायल की तरह से एविडेंस नहीं आए हैं कि जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ हो, बाकी चीजें जो है, लेकिन एक तरफा ही एविडेंस कहे अगर आ गए हैं, तो इसके बाद तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से सुओ मोटो कॉल लेकर के इस मामले में आगे बढ़ करके एक आम आदमी की तरह ट्रायल करना शुरू करेगी, FIR दर्ज करने का आदेश देगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हमारी संविधान की प्रस्तावना में जो बात कही गई है, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब की बात, तो इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो अगर कानून के सामने जस्टिस वर्मा के इस कृत्य को, जिसमें 500-500 की नोटें दिल्ली के लुटियंस जोन में, या ये कहें वह सदन जिसने कानून बनाया था, कि संविधान बनाया था, उससे चंद किलोमीटर की दूरी पर जली है और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। एक रिपोर्ट आ जाने के बाद, दो रिपोर्ट आ जाने के बाद कोई कदम नहीं उठाया जाता है, तो निश्चित ही संविधान निर्माताओं की आत्मा को कहीं कहीं यह ठेस पहुंचेगी जो है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें भी सामने आई थी, बताया गया कि 6-6, 7-7 फीट जो रिया, मैं संजीव जी से मतलब एक ये कह रहा हूँ कि FIR कौन कराएगा। संजीव जी, मेरे पास जो जानकारी है, सरकार FIR कराने जा रही है।
सरकार एफआईआर कराने जा रही है और इनका ट्रायल भी चलेगा। क्योंकि देखिए, जब ये केस हुआ था, जब ये केस शुरू हुआ था, तब का माहौल अलग था। अभी जिस तरीके से जेनजी का आंदोलन चल रहा है, जिस तरीके से सरकार पे हर जगह जहां जो सरकार है उसी पे आरोप लग रहे हैं कि भाई वो जो है अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर रही है, वो जो चीजें हैं वो उसको करप्शन को बढ़ावा दे रही है। तो ये जो है मसला एक पॉलिटिकली मुझे लगता है कि ये सरकार के लिए एक रास्ता होगा और सरकार पॉलिटिकली इस पे अगर एफआईआर करा दिया। मेरी जो कुछ बातें हुई कल रात से, क्योंकि ये तो खबर कल की ही है ना, तो कल से लेकर के रात में हमने एक प्रोग्राम भी किया था, इस पे स्पेस भी किया था। तो उसमें भी लोगों ने कहा, सरकार के लोगों से जो मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि एफआईआर सरकार दर्ज कराएगी। मुझे लगता है कि कल शायद एफआईआर दर्ज होगा इस पे, जो अभी तक की जानकारी मेरे पास है। तो सरकार अगर एफआईआर दर्ज कराती तो फिर तो बाकी तो सामान्य जो लोग, जो हमारे और आपके अधिकार है, वही अधिकार उनके पास भी, क्योंकि वो तो अब रिजाइन कर चुके हैं। तो उनपे सामान्य लोगों की, सामान्य आदमी की तरह, सामान्य जनता की तरह चलेगा। चार्जशीट होगी और जो उनको प्रोटेक्शन है, जो हमको प्रोटेक्शन है, वो उनको भी प्रोटेक्शन है। डेफिनेटली वो अगर इसी फर्टिलिटी से है तो वो उसका इस्तेमाल जो है पहले करेंगे। और पहले से वो सारे प्रोसेस जो हम और आप डिस्कस कर रहे हैं वो उनको भी पता होगा, वो जज है तो वो अपना डिफेंस तो तैयार कर ही रहे होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एफआईआर सरकार दर्ज कराएगी, ये मेरे पास जानकारी है। चलिए ठीक है, यानी ये चीज क्लियर है कि सरकार की तरफ से आगे कदम बढ़ाकर एफआईआर जरूर कराई जाएगी। एडवोकेट विवेक कुमार पांडे जी, अगर सरकार को संज्ञान ही नहीं लेना होता तो सरकार महाभियोग नहीं लाती। हालांकि उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया उससे पहले बीच में ही, और जैसा मुकेश कुमार जी ने भी कहा कि इनपुट्स हैं कि सरकार एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है। क्या समझा जाए, इंसाफ कब? नहीं, जुडिशियल कंटेस्ट की बात है। और देखिए, सरकार जस्टिस वर्मा पे एफआईआर करे ना करे, अधिवक्ताओं को तो टारगेट किया ही जा रहा है, लगातार टारगेट किया जा रहा है। कोई अधिवक्ता अगर सत्ता में बैठे इस समय किसी सांसद विधायक के खिलाफ मुकदमे भी ले लेता है तो उसको भी 120 का आरोपी बना करके अपराधी घोषित करने का प्रयास किया जाता है, उसको भी फर्जी उसका मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जाता है। ऐसे कई मामले हमारे सामने हैं जिसमें हमारे साथी अधिवक्ताओं को लगातार गलत तरीके से जानबूझ करके एफआईआर में प्रस्तावित कर दिया गया, क्योंकि उन लोगों ने सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ मुकदमे लेने का काम किया। तो ये तो अब प्रक्रिया है और जस्टिस की बात है। जस्टिस के ऊपर हाथ डालना बिल्कुल डालिए। मैं तो चाह रहा हूं कि एफआईआर हो तो पहले, एफआईआर होने के बाद तो फिर भाई जो अधिवक्ताओं पे कार्यवाही हो रही है, अधिवक्ताओं और जो जस्टिस वर्मा का एक मैटर है, चूंकि इसके बीच में जो एक महीन लकीर का अंतर हम भी देखना चाहते हैं कि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता क्या एग्जैक्टली, स्टैंड आउट क्या करते हैं स्टेट के लोग। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो बहुत स्पष्ट अपने एक जजमेंट में कह दिया था कि स्टेट के लोग तो पैरवी नहीं कर पा रहे, ऐसे ऐसे लोगों की नियुक्तियां कर दी गई है। भाई, वकीलों को अपराधी घोषित करने की मानसिकता रखने वाली सरकार जिन्होंने स्टेट पैनल का नियुक्ति की है, उसमें जरा पता कर ले पहले कितने लोग के क्रिमिनल एलिगेशन पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनका ट्रायल भी कंप्लीट नहीं है। तो मुझे लगता है दोहरा मापदंड रख करके आप जस्टिस और न्याय के सिद्धांत की प्रमूर्त स्वरूप को साकार नहीं कर सकते हैं। ये सरकार केवल अपनी व्यवस्थाओं के अनुकूल आचरण करती है, जिसमें वो कंफर्ट जोन उसको मिलता है वो उस तरीके से रिएक्ट करती है। अभी लखनऊ में देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल में बिल्कुल आप फर्जी वकीलों को चिन्हित करिए, लेकिन जो प्रैक्टिशनर एडवोकेट है, जिनको जानबूझ करके आप कल्प्रिट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको जानबूझ करके इसलिए 120 का आरोपी बना दिया जाता है क्योंकि वो आपके सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ मुकदमे प्रोसीड करने का काम कर रहे हैं, निष्पक्ष भाव से वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उनको अगर आप अपराधी घोषित बनाने की मंशा से उनको जानबूझ करके आपराधिक एफआईआर में उनका नाम डलवा रहे हैं, तो फिर ये मुझे लगता है कि सरकार की नीति और नीति दोनों ही साफ नहीं है। और एक बात देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट रूप से रिया जी कहूंगा, जो खुद आपराधिक इतिहास से प्रेरित रहे हुए लोग हैं वो कभी भी अपराधी चिन्हित नहीं करते हैं, वो हमेशा व्यवस्थाओं में कैसे क्या न्याय नहीं होगा इस केस जाता है उस व्यवस्था को देखते हैं। पांडे जी, आपको क्या लगता है, न्याय नहीं होगा इस केस में? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो आपके मंच पे इस बात को बाकायदा सार्वजनिक रूप से उठा रहा हूं कि अभी देखिए, हमारे लखनऊ का एक प्रकरण है, छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख देता हूं। अवैध चैम्बर तोड़े जाएंगे, बताइए जरा अवैध और वैध की परिभाषा जरा बता दीजिए। जो जजेस आर ऑर्डर कर रहे हैं, प्रीवियसली दे वर प्रैक्टिसिंग इन द सेम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, और वो उस समय वो चैम्बर वैध हुआ करते थे। आज वो हाईकोर्ट के जजेस बन गए तो फिर वो चैम्बर अवैध दिखाई दे रहे हैं उनको। मैं कह रहा हूं ये तो राज्य सरकार का काम था ना, न्याय विभाग जिसके पास है, फिर वो वैध व्यवस्था देता है उनको। आज तक चेंबर के अलॉटमेंट की आपकी प्रोसीडिंग ही सही नहीं है, चेंबर अलॉटमेंट करने की आपकी क्षमता ही नहीं है, चेंबर बनवाने की क्षमता ही नहीं है सरकार के पास। अराजकता क्या, किसको कहते हैं, अतिक्रमण किसको कहते हैं, इस शब्द में कोई परिभाषा नहीं। एग्जांपल्स आप मुझे गिना रहे हैं, मैं बिल्कुल मानती हूं सर, आपकी बात ठीक होगी, लेकिन सर क्या ये सिर्फ अभी की सरकार में ही है? इससे पहले जो पिछली सरकारें थी मैं तो बोल रहा हूं ना, नहीं सर, तब वहां सिचुएशंस अलग थी सर।
नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि सरकार कोई हो, नहीं सर, आप किसी बार की बार हो। इस बात का जिक्र कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं अभी की सरकार, अभी की सरकार। नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हाँ हूं, जी। क्योंकि जो प्रोसीडिंग अब इस सरकार में हो रही है, जिस तरह से अवैध चेंबर बता करके 70-71 चेंबर तोड़ने की प्रोसीडिंग को करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो सरकार पहले उन लोगों की व्यवस्था कर देती, या तो पहले से व्यवस्था कर देते आप उनके लिए। लेकिन अब आप अचानक उठ करके आपको अतिक्रमण देखना है, तो मुझे लगता है जहां योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं उस बिल्डिंग के जरा पीछे, लोक भवन के पीछे चले जाइए लालबाग की तरफ, अवैध अतिक्रमण पता चल जाएगा क्या होता है। लखनऊ हजरतगंज का फायर स्टेशन, आप वहां पे कभी भी रिस्पांस टाइम चेक कर लीजिएगा, टाइम से नहीं होता, क्योंकि वो अतिक्रमण जोन में है बाकायदा फायर स्टेशन। वहां पे सड़क पे कार के एसेसरीज और उसके पार्ट्स का काम होता है। तो मुझे लगता है पहले अतिक्रमण किसे कहते हैं इस पे बहस होनी चाहिए, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए अतिक्रमण वो मानती किसे है। ठीक है संदीप मिश्रा जी, पांडे जी को तो मुझे नहीं लगता ज्यादा उम्मीदें हैं मौजूदा सरकार से, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो। आपको क्या लगता है, जब सबूत है यशवंत वर्मा जी के खिलाफ, संसदीय जांच समिति की रिपोर्ट सामने आई, उसमें सबूत मिले हैं उनके खिलाफ, अब ऐसे में सरकार, जैसा मुकेश जी ने भी कहा कि सरकार की तैयारी है एफआईआर दर्ज कराने की, तो क्या मौजूदा सरकार से जिस तरह से उम्मीद नहीं लगा रहे हैं पांडे जी, उनको उम्मीदें नहीं है, आपको क्या लगता है सर? उनके नाम में वर्मा लगा है, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। नहीं, अब इस तरह की बातें मत करिए। जब नोटें चल रही थी तब वर्मा टारगेट नहीं था। जब नोटें चल रही थी लुटियंस जोन में, दिल्ली के दिल में, तब वर्मा नहीं थे वो। देखिए विवेक जी, आप वही कहावत चरितार्थ कर रहे हैं जिसमें कोई काऊ का निबंध याद करके आ गया था और ट्रेन पे लिखने को आ गया, तो फिर उसने ट्रेन शुरू की और फिर कहा खिड़की के अंदर से मुझे काऊ दिख रही थी, फिर शुरू हो गया काऊ पे। तो काऊ को आप मिथुन बता तो दिया था सर भाजपा ने, आप काऊ को मिथुन बता तो दिया था भाजपा ने। विषय पे सुनिए। जो चीज मुकेश जी ने कही वो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको एक पक्की जानकारी मिली होगी तभी वह कह रहे हैं सरकार की तरफ से, मतलब इस तरह के इंडिकेशन है कि एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप होगा, और खासकर उन न्यायाधीशों के लिए होगा जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, और उनके सामने ही दूसरे न्यायाधीश जो भ्रष्टाचार का आश्रय लेकर के अपने आप को कहीं न कहीं प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं कि भाई हम तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो हम तो ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। तो ऐसे जो न्यायाधीश हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उनके संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कदम होगा। लेकिन मुझे मुकेश जी थोड़ा सा पता नहीं क्यों संशय है कि जब तक अंतिम समय तक सरकार के द्वारा कोई निर्णय न ले लिया जाए, क्योंकि जो भी मामला होता है, आप देखिए सरकार के बहुत सारे मामले न्यायपालिका के द्वारा ही निर्धारित होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, और बहुत सारी जगहों पे गला फंसा होता है सरकार का भी। और अगर आपको याद हो तो कानून मंत्री का इस्तीफा भी ले लिया गया था, क्योंकि वो न्यायपालिका के खिलाफ मुखर होकर के बहुत ज्यादा बोल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई चीज सरकार करने जा रही। हाँ, हो सकता है कि आपको जो सूचना मिली है उसके आधार पर न्यायपालिका खुद आगे बढ़ करके सरकार से पहले ही कोई कदम उठा ले, इस तरह का डायरेक्शन दे दे। बिल्कुल, देखिए आपके पास जो है इतिहास वो सही है, लेकिन क्या है, जो राजनीतिक स्थिति बदली हुई है और जस्टिस वर्मा पूरे न्यायपालिका को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अगर जस्टिस उनको जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाई अगर आप उस पर एक्शन करेंगे तो सरकार के काम फंस सकते हैं, ये मैसेज अगर आपके पास है तो जनता के पास भी है, जैन जी के पास भी। इसी से निकलने की तो कोशिश कर रही है, जनता भी कर रही है और न्यायपालिका भी कर रही है, क्योंकि ये जो जैन जी वाला आंदोलन है ये केवल सरकार के खिलाफ नहीं है, सिस्टम के खिलाफ भी है, और ये सिस्टम में न्यायपालिका भी आती है। तो सभी को अभी एक मौका है कि अपने आप को क्लीन दिखाना है। और तो मुझे लग रहा है मुकेश जी, यहाँ पर सरकार की भी कोशिश यही है कि न्याय जो है इस पूरी प्रोसेस में वो हो सके। कैश कांड वाले जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। जी हाँ, इस बीच जो संसदीय जांच समिति बनाई गई थी उनके मामले की जांच करने के लिए, उसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तीनों ही आरोप जो जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे थे कैश से जुड़े, वो सिद्ध हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि संसदीय जांच समिति की रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ क्या कुछ एक्शन होता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या एफआईआर भी दर्ज होती है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मुकेश जी, जिस तरह से सवाल पूछा भी अभी मिश्रा जी ने, उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से एफआईआर होगी या नहीं, इस पर कंफ्यूजन है।
ठीक है, मुकेश जी हमारे साथ अभी नहीं है, आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। विवेक कुमार पांडे जी, जो भी यहाँ पर सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए गए, चाहे वो महाअभियोग का कदम हो या फिर जिस तरह से मुकेश जी ने कहा कि एफआईआर दर्ज कराने की भी बात सामने आ रही है, सर क्या ये नाकाफी लग रहे हैं आपको? क्या कुछ अलग यहाँ पर सरकार कर सकती थी? जी, अभी हमारे जो आदरणीय वरिष्ठ संदीप सर बैठे हैं, इन्होंने बहुत गंभीर बात कही। जो बात इन्होंने कही कि सरकार ऐसा करे, शायद ही ऐसी उम्मीद वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि अडानी से जुड़े केस में राजस्थान के जज का रातों रात तबादला हो गया, संभल से जुड़े प्रकरण में रातों रात जज का तबादला हो गया। तो सरकार अगर जुडिशरी पे हाथ डालती है तो उस जुडिशरी पे हाथ डालने का या उस पे एक्शन लेने का या उस पे कार्रवाई करने की एक लिमिट सेट है। आप एक जज पे हाथ डाल रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है आप जुडिशियल जो एक नेक्सस है उसको आप सीधे डिस्टर्ब करके, जिस तरह आपने अपने ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस बना रखे हैं उसी तरह आपका जुडिशियल नेक्सस भी है, जिसको प्रशांत भूषण जी भी कई बार उजागर कर चुके हैं और कई बार ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के कई अलग अलग वकील, जिसके बाद तो मुझे लगता है कि ये महाभियोग और इस तरह की इंक्वायरी ऑफ कमीशन की कार्रवाई तो पहले होनी चाहिए थी। आज जुडिशरी को लेकर के आपको वो दिन भी याद होगा जब 5 सिटिंग जजों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। भाई कोड ऑफ कंडक्ट इंक्वायरी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी होनी चाहिए थी कि क्यों वो सुप्रीम कोर्ट में संचालन नहीं कर पा रहे थे और क्या रीजन थे कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा काम नहीं कर पा रहे थे। तो ये बिल्कुल सही बात है, संदीप सर ने जो बात कही है बिल्कुल सही बात है कि बहुत माइनर लकीर होती है। अगर सरकार इस नेक्सस को छेड़ेगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो एक जुडिशरी की तरफ से फिर सरकार को मैसेज देने का काम होता है वो बहुत तबीयत से किया जाता है, बहुत बखूबी करती है फिर, क्योंकि एक जज को छेड़ने का मतलब आज आपने एक पैटर्न शुरू किया, आज एक जज के ऊपर सवाल आएगा, कल 2 जज, कल 4 जज, कल 5, 10, फिर वो सरकार की, और इस सरकार का तो एक पैटर्न है। देखिए ये सरकार शुरुआत छोटे से करती है, फिर इसका जो इस तरह व्यापक हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल संदीप सर की बात बिल्कुल सही है। ये जो खुद आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लेकर के सरकार चला रहे हैं, वो क्या सरकार जजों पे कार्रवाई करेंगे और किस तरह से वो जजों पे सवाल उठाने के योग्य हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि भाई आप खुद ही आपराधिक इतिहास रखते हैं, आपका खुद ही क्रिमिनल एलिगेशन आपके ऊपर पेंडिंग पड़े हैं जिसका ट्रायल भी कंप्लीट नहीं है। 27 तो सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी लोअर कोर्ट से बाकायदा उनको सजा जारी कर चुके हैं, वो तो अपने पेंडिंग में चल रहे हैं अपील में, हाई कोर्ट में। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है, संदीप ने बहुत सही बात कही, बहुत माइनर लकीर होती है, ये इतना आसान नहीं है कि सरकार छेड़ करके किसी जस्टिस वर्मा जी के नाम पर अपने ही पीठ थपथपा लेगी। ये बहुत टफ सिचुएशन है सरकार के लिए भी, और ये 100% श्योर है कि देखिएगा ये पूरी कार्रवाई धता रखी रह जाएगी, ये मामला धीरे से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। मिश्रा जी, आप लोगों तो विवेक जी आप लोग तो इस तरीके से कह रहे हैं जैसे सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार जवाबदेह न्यायपालिका के प्रति नहीं है, उससे पहले वो जनता के प्रति जवाबदेह है। और जो चीजें अभी हो रही है ना सर, अभी जिस तरीके से सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन, सरकार सत्ता में रहेगी तब तो वो करेगी कुछ। सरकार अगर सत्ता में नहीं रहेगी तो तब वो बचाएगी, सत्ता अगर से बाहर चली जाएगी तो फिर क्या ऐसे में जज को बचा करके या ठंडे बस्ते में डालकर क्या करेगी? सरकार के पास अभी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन चॉइस है कि आपको कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, आपको एफआईआर करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर इसी पे मूवमेंट हो जाएगा शुरू, इसी पे आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो आप अभी के देखिए सब चीज जो सरकार राजनीतिक हालात देख करके डिसीजन लेती है, और अभी के राजनीतिक हालात ऐसे नहीं है कि आप इस तरीके के करप्शन के बिल्कुल क्लियर केस को जो है आप दबा दें। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके से चीजें हो पाएंगी। मुकेश जी, जो कंफ्यूजन यहाँ पर विवेक कुमार पांडे को है, वो भरोसा नहीं कर पा रहे कि सरकार की तरफ से कुछ सकारात्मक कदम उठाया जाएगा, उसकी वजह आखिर क्यों ऐसा है कि सरकार को लेकर आज ये धारणा बन गई है कि कुछ भी होगा तो सरकार जो है कुछ सकारात्मक कदम उठा ही नहीं सकती, क्योंकि अगर सरकार को संज्ञान नहीं लेना होता तो महाअभियोग भी नहीं आता। मैं कह रहा हूँ कि सरकार तो संज्ञान लेगी, महाअभियोग इससे पहले भी प्रक्रिया शुरू हुई है, वो तो आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते, लेकिन महाअभियोग में शुरू करने के बाद भी जो है बचाया जाता था और बचाया जाता रहा है अब तक जजों को, लेकिन वो तभी की सिचुएशन अलग थी, अभी की सिचुएशन अलग है। ये तो आपको परिस्थिति जन्य निर्णय होता है, तो परिस्थिति अभी ऐसी नहीं है कि आप कुछ भी कर लो और पूरी जनता जो है वो आंख बंद करके देखते रहेगी, सुनते रहेगी और ड्राइंग रूम में बैठ करके आपकी आलोचना करती रहेगी। अब जो है आलोचना करने के लिए लोग सड़कों पे आ रहे हैं और सरकार इसी से डरती है। मास जब रोड पे आ जाता है, जनता जब सड़क पे आती है तो सरकार उससे डरती है, बाकी चीजों से नहीं डरती। और अभी का माहौल ऐसा है कि अगर इस पे आपने फैसला नहीं लिया तो आपको जनता जो है जंतर मंतर पर अगर नीट के लिए आ सकती है, जेपीएससी के लिए वहां पर आ सकती है, तो इसके लिए भी सड़क पे आ सकती है। और ये मैसेज है, ये क्लियर मैसेज है, इसलिए
सरकार के पास भी एक रास्ता है कि करप्शन के मामले में अपने आप को क्लीन दिखाने के लिए ये एक इनकी बलि जो है अगर ले ली जाए तो उसके बाद इनका रास्ता क्लियर होगा और कम से कम सरकार पे कोई बचाने का आरोप नहीं लगेगा। अगर आप सरकार इसको वो ठंडे बस्ते में डालती है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो सरकार पे जाएगा। वैसे भी जस्टिस वर्मा को सरकार कभी नहीं बचा रही थी, बचा रही थी विपक्ष इसको। जैसा कि अभी आपने समाजवादी पार्टी को सुना कि भाई केवल इनको बचाने से क्या होगा, सरकार में इतने जो सांसद हैं, इतने जो विधायक हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के वो हैं, तो वो पहले से भी। इसका मतलब थोड़ी है कि आप उसको वो है तो आप किसी जज को आप ये लाइसेंस दे देंगे कि आप करप्शन करते रहिए और हम चुप रहेंगे। ये चीजें जो है ना अब नहीं होगा, पहले कभी होता है वो होता था, आज की सिचुएशन में ये संभव मुझे नहीं लगता। अब एडवोकेट विवेक कुमार पांडे जी को ऐसा लग रहा है कि यशवंत वर्मा को फंसाया जा रहा है क्योंकि उनके नाम पर वर्मा है। पांडे जी हाँ, मैं इस बात को क्लियर करता हूँ। देखिए, सुल्तानपुर के बीजेपी विधायक विनोद सिंह, उन्होंने एग्जाम्पल सर मैंने आपसे सवाल पूछा, आपको लग रहा है उन्हें फंसाया जा रहा है क्योंकि नाम पर वर्मा है। अरे मैं रिया जी आप ही की बात पे आ रहा हूँ, मैं कहीं डिटेल नहीं करता, मैं डिबेट के बाहर नहीं जाता। सुल्तानपुर के एक बीजेपी विधायक विनोद सिंह, मैं उनके करंट इश्यूज पे नहीं जा रहा। उन्होंने एक बड़े मंच पे संबोधन किया है जनता के सामने कि गायत्री प्रजापति को गलत तरीके से फंसाया गया है और ऊपर वाला बहुत जल्दी न्याय करेगा। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जब अपनी ही सरकार पे कोई विधायक सवाल उठा रहा है तो हम उस सरकार से कौन से न्याय की उम्मीद करें भाई। विनोद सिंह ने सार्वजनिक मंच पे इस बात को कहा कि गायत्री सिंह को गलत तरीके से फंसाया गया। गायत्री सिंह एक पॉलिटिशियन थे, हमारी पार्टी से थे और उसकी वजह से हमारी पार्टी को कितना सुनना पड़ा, झेलना पड़ा। आज आपके विधायक कह रहे हैं, सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि उनको गलत तरीके से फंसाया गया। क्या हम इसको सोशल डोमेन का बाकायदा इसको हम एक एविडेंस मान के अगर इसको कोर्ट में प्रस्तुत कर दे और विनोद सिंह को बाकायदा एक नोटिस दे करके बुला लिया जाए कोर्ट में कि आइए आप इसको वो दीजिए, आपने जनता में कैसे इतनी बड़ी बात कहती। मतलब या तो सरकार की क्रेडिबिलिटी नहीं है या तो विनोद सिंह के पास कोई साक्ष्य है जो कि सरकार जानबूझ करके ऑन रिकॉर्ड नहीं ला रही है। इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए ना, करिए इंक्वायरी निष्पक्ष। भाई जो सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जो विपक्ष के नेताओं को फंसाती है, जानबूझ करके विधायकों को और सांसदों को टारगेट करती है, हम उससे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कैसे करें। और बात कौन कह रहा है, उन्हीं के भाजपा के विधायक कर रहे हैं, सिटिंग विधायक कह रहे हैं। विवेक जी आपके हिसाब से इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और हर एक चुनाव में नारा दिया था, मंच से दिया था नारा, तो उनको जेल में बंद कर देना चाहिए। अरे सर, विकसित भारत तो मोदी जी भी कहते हैं, डिजिटल इंडिया मोदी जी भी कहते हैं, 4G नेटवर्क काम नहीं करता है प्रॉपर। डिबेट करते समय कई बार नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है, क्या किया जाए। विजन इंडिया देखिए, अब तो डीआरडीओ के वैज्ञानिक भी सवाल उठा रहे हैं। अब तो डीआरडीओ के वैज्ञानिक भी सवाल उठा रहे हैं कि डीआरडीओ का बजट काट करके क्या इसको सीआईए के अनुसार, अमेरिका के अनुसार संचालित करना चाह रहे हैं क्या। आज डीआरडीओ के वैज्ञानिक ने भी वीडियो जारी कर दिया है, बताइए तो कौन। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि हम तो निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे हैं केवल। भाई आपका विधायक कर रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं, हमारी पार्टी से थोड़ी कोई कह रहा है। आप राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा राजनीतिक मंच पे दिया गया बयान को संज्ञान नहीं ले सकता। आप जब तक यही तो विडंबना है। एक तो वैसे ही लाखों केस पेंडिंग है, नहीं तो रोज वहां पर लाखों केस तो इसीलिए आए कि अरे सर, जजों की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, सुन लीजिए, जजों की नियुक्ति नहीं हो रही है, जजेस की नियुक्ति नहीं हो रही है, पेंडेंसी को लेकर के कोई एक्टिवनेस नहीं है, मानसून सेशन में कोर्ट बढ़ाई नहीं जा रही है, जो रिटायर्ड जज बिठाए जा रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। अब एनआई एक्ट की कोर्टों में आप घूम लीजिए, एनआई एक्ट की जितनी स्पेशल कोर्टें बनी हुई है लखनऊ में, सब रिटायर्ड मजिस्ट्रेट हैं, आधों को एनआई एक्ट की प्रोसीडिंग का ज्ञान नहीं है। क्रिमिनल के लोगों को बिठा दिया एनआई एक्ट करने के लिए, बताइए सिविल कॉजी नेचर का केस होता है। ये कमियां हैं इस पे कह रहे, लेकिन अभी इसी सेशन में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल जो है वो पास हुआ है। आप लोग पार्लियामेंट में रहेंगे तब तो अरे सर, जब चुनाव आता है तभी सारा बिल याद आता है क्या, यही तो हमारा कहना है। ये जो काइजन एक शब्द है, आपको पता ही होगा, जापानीज वर्ड है। निरंतर सतत प्रक्रियात्मक प्रक्रिया का अनुसरण करते रहना चाहिए। आप चुनाव के समय केवल अंतिम समय में आकर के आपको याद आता है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे आपने 10 साल क्या किया। विवेक कुमार पांडे जी, अभी कौन से लोकसभा के चुनाव है सर? अरे विधानसभा के तो अभी कौन से चुनाव है सर? आप कह रहे हैं यूपी में चुनाव है इसलिए जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई गई, आप ये कहना चाह रहे हैं? रिया जी देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह वकीलों को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह उनके चैम्बरों को टारगेट किया जा रहा है, यह अक्षम्य है। सरकार अगर मेरी भी होती मैं उसका भी विरोध करता प्रखर मुखर होकर। ठीक है सर, तो न्याय हो जाएगा ना सर, जब चुनाव है, आप खुद कह रहे हैं अगले साल चुनाव है, बेहद कम समय रहेगा, तो न्याय हो जाएगा। जनता से बड़ा कुछ है क्या सर इस देश में? प्रोसीडिंग करनी है तो विवेक कुमार पांडे जी मुझे बताइए सर, जनता से बड़ा कुछ है क्या? प्रोसीडिंग की जा सके, तत्काल सुनवाई हो।
मैं तो कह रहा हूं ना, व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जब आप किसी एमपी, एमएलए या किसी भी सत्ता में बैठे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर देते हैं, वो एफआईआर पहले दर्ज होनी चाहिए, इंक्वायरी बाद में शुरू होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता की जवाबदेही बनती है। हमारे यहाँ जितने अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं, आधे ज्यादा को आप क्रिमिनल बनाने में तुले हुए हैं। आप वकीलों को क्रिमिनल बना करके न्याय की प्रक्रिया का प्रोसेस का अनुसरण करेंगे? बताइए आप मुझे, अपना खुद का इतिहास उठा करके देख लें पहले लोग। भाई यहाँ जुडिशरी की बात हो रही है, बाहर की बात नहीं हो रही है। विवेक भाई, यहाँ जुडिशरी की बात हो रही, बाहर की बात नहीं हो रही। बाहर की बात बार एसोसिएशन के चुनाव में करिएगा, यहाँ मंच पे मत करिए। यहाँ जुडिशरी की बात चल रही है, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल के चुनाव में ये सब बातें करिएगा। देखिए मुकेश जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ इस पूरे विवाद में जो है कि सरकार थोड़ा सा वेट एंड वॉच में है, कि मतलब अगर सरकार की बजाय स्टेप जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डायरेक्टली सरकार दखल नहीं देना चाहती है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मतलब सरकार की बजाय सरकार वेट कर रही है, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट आने के बाद अभी तक कोई चीज खुले मन से नहीं कही गई है, ओपन मतलब नहीं कही गई है कि एफआईआर होने जा रही है, एफआईआर किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं सरकार देखना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने क्या कॉल लेती है इस मामले पे, और वेट करने के बाद ही, जिससे कल को ये न कहा जाए कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस में जो है कहीं न कहीं सरकार ने दखल दिया या कुछ इस तरह से किया। इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार थोड़ा सा वेट करेगी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या स्टेप लेती है, उसके बाद कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन उसके बाद ही कोई स्टेप लेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मिश्रा जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं, कोशिश जो है, अगर ऐसी होती, एक मिनट रिया, अगर सरकार की मंशा ऐसी होती संदीप जी, तो मुझे लगता है कि एक दिन रुक करके भी रिपोर्ट ला सकती थी, क्योंकि आज पार्लियामेंट सेशन का आखिरी दिन है, कल ये मसला आया है, तो कल की जगह ये 13 तारीख कल भी ला सकते थे, 14 तारीख को लाते या 15 तारीख को सामने लाते, किसी को पता भी नहीं चलता, किसी को पता चलता, किसी को नहीं पता चलता। लेकिन सेशन के बीच में इसको लाई है, इसका मतलब सरकार ने फैसला किया हुआ है। जब सेशन के बीच में अगर आप कुछ लाते हैं तो सरकार सोच के लाती है कि हम इसके बीच में लाएंगे, क्योंकि जांच तो पूरी हो चुकी थी। चाहते तो एक दिन बाद भी ये रिपोर्ट जो है ना सार्वजनिक कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सेशन आज खत्म हुआ है और एक दिन पहले इसको लाया है, तो सरकार ने प्लान किया होगा, सोच समझ के किया होगा। और मुझे जहां तक पता है कि इस पे एफआईआर सरकार कराएगी। 2 दिन जो वही 15 अगस्त तक जो रुक रही है, 15 अगस्त के बीच में अगर कोर्ट ले लेती है कॉल तो सरकार की रक्षा, लेकिन कोर्ट अगर कॉल नहीं लेती है तो सरकार कराएगी एफआईआर। मिश्रा जी, देखिए, जिस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, कई सारे नियम और कानून ऐसे हैं हमारे देश में जो जजेस को प्रोटेक्शन देते हैं। क्या जजों के लिए बने इन हाउस नियम और सुरक्षा कवच आम नागरिकों के मुकाबले भ्रष्टाचार के मामलों में ढाल बन जाते हैं? ये एक बड़ा लूप होल नहीं, क्रिमिनल एक्ट के लिए कहीं से प्रोटेक्शन न्यायाधीशों को नहीं प्राप्त है, और ऐसे में वह भी ट्रायल उसी तरह फेस करेंगे जैसे आम व्यक्ति करता है। लेकिन क्योंकि जब तक इनका इस्तीफा नहीं हुआ था तब तक शायद यह चीज आसान नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि रिजाइन हो चुका है और जिस तरह से रिपोर्ट आ चुकी है, 2 रिपोर्ट आ चुकी, मैं तो कहूंगा 2 रिपोर्ट आ चुकी जांच की इनके मामले में, तो बियॉन्ड डाउट चीजें आ गई हैं, तो अब एफआईआर होगी। और मुझे लगता है कि ट्रायल भी इसमें, जैसा मुकेश जी कह रहे हैं, तो तेजी से सरकार कमेंस कराएगी और उसको जल्दी से जल्दी एक नतीजे पे लाएगी। क्योंकि अगर सपोज करिए जिस तरह से एक मुख्य न्यायाधीश के बयान पर एक पार्टी बन जाती है जो हालांकि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो अगर इसी मुद्दे को लेकर के कल को पूरे देश भर में एक तरह से छात्रों का या कहीं किसी तरह का आंदोलन आ जाता है तो निश्चित उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। और आज की तारीख में जो सोशल मीडिया का जमाना है, अगर कोई फैलती है तो कुछ मिनटों में ही फैल जाती है। इसी मुद्दे को अगर 24 से 48 घंटे में खड़ा, और अगर मैं गलत नहीं हूं सर, ये जो मामला है, जो जले हुए नोट, वो भी सबसे पहले सोशल मीडिया में ही वायरल हुई थी वो वीडियो, जिसके बाद इतना हाईलाइट हुआ। नहीं, सोशल मीडिया में नहीं आई थी, बातें तो 2 दिन बाद लोगों को पता चली थी। कोई भी बात एक मीडिया में तो बाद में आई थी। हाँ, एक न्यूज़पेपर ने हिम्मत की थी छापने की, क्योंकि मीडिया पे भी जिस तरह से इन्होंने प्रेशर बनाया, क्योंकि अगर लुटियंस जोन में कोई चीज होती है और 48 घंटे तक रिपोर्ट नहीं होती है, खासकर दिल्ली की घटना जो है आग जैसी घटना जहां पे धुआं निकलता है, और निश्चित ही यह चीज सुप्रीम कोर्ट तक के जजों को पता रही होगी, लेकिन उन लोगों ने भी 24 से 48 घंटे तक मौन रखा। तो यह सब चीजें कहीं न कहीं दबाव बनाने की कोशिश हुई और दबाव बना के इस मामले को खत्म करने की कोशिश उन्होंने की थी। फायर वाले का स्टेटमेंट भी 2 दिन के बाद दर्ज हुआ। 2 दिन पहले जो फायर वाले ने जो स्टेटमेंट दिया था वो भी 2 दिन के बाद जो है उसको सार्वजनिक किया गया।
लेकिन मुझे लगता है जो 2 दिन बाद ही अखबार में वो खबर निकली, वो भी मुझे लगता है कहीं कहीं सरकार का संरक्षण था कि भाई आप हिम्मत करके निकालिए, हम आपके लिए तैयार हैं, जुडिशरी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी या आपके दबाव में आने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जुडिशरी के खिलाफ अगर लोकतंत्र में पत्रकार जगत ने बोलने की कोशिश की तो उसके जरिए यह बात सामने आई है। नहीं तो अगर 2 दिन तक दबाई गई तो 2 महीने भी यह बात दबाई जा सकती थी, अगर सरकार का संरक्षण या सरकार की तरफ से जो है प्रोटेक्शन नहीं मिला होता तो जो बात मुकेश जी कह रहे हैं मैं उससे एग्री करता हूं कि रिपोर्ट मिड में आई है, मतलब है कि सरकार कुछ ना कुछ रिस्क लेकर के, इस रिस्क कैलकुलेशन करके रिपोर्ट लेकर के आई है सदन के अंदर। तो इस पे अभी हमें 24 से 48 घंटे वेट करना चाहिए, हो सकता है कुछ हमें सुनने को मिले कि फ्रूटफुल डिसीजन सरकार की तरफ से लिया गया इस मामले में जो है। यानी ये समझा जाए कि इस मामले के जरिए सरकार एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुकेश जी, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे मामले, जहां पूरी की पूरी जुडिशरी पर एक तरह से सवाल उठता है, क्योंकि जुडिशरी वो सिस्टम है, वो मंदिर है न्याय का, जहां आम नागरिक जाते हैं न्याय मांगने। अब ऐसे मामले अगर सामने आएंगे, ये जो सिस्टम है अगर उसमें थोड़ा भी कहीं भ्रष्टाचार है या ऐसे जजेस है यशवंत वर्मा जैसे, इसमें कैसे सुधार हो? देखिए, ये जुडिशरी के लिए भी एक मौका है कि अपने आप को क्लीन दिखाएं। तो क्लीन दिखाने के लिए पहले से जुडिशरी जो है उस पर भी बहुत सारे दाग हैं, बहुत सारे एलिगेशन हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीजें जुडिशरी के खिलाफ बोली जा रही है। अगर इस बिल्कुल जो कि सबके सामने है और सोच समझ के चीजें आई हैं, सोशल मीडिया पे विजुअल्स हैं, जमे हुए नोट के विजुअल्स हैं, लोगों के बयान है, ऐसी चीज पे अगर जुडिशरी आगे बढ़ के इसको रोकना चाहेगी या इसको दबाना चाहेगी तो मुझे लगता है कि जुडिशरी की इमेज और खराब होगी। इसलिए जुडिशरी के पास भी यह मौका है अपने आप को क्लीन करने के लिए, जितने भी कड़े कदम होंगे वो कदम उठाएगी और कहीं से भी प्रोटेक्शन देने की कोशिश नहीं करेगी, जस्टिस वर्मा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगी। अब तक तो जुडिशरी ने वही किया है, क्योंकि जब एफआईआर दर्ज नहीं हुआ 2 दिन के बाद और 2 दिन के बाद चीजें सामने आ गई तो कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी ये पता चल गया कि सरकार जो है ये चाहती है। इन 2 दिनों के बीच में किसने क्या बात दी थी, नोबडी नोज। जो भाई कैसे, इतना तो सबको पता है कि फायर वाले के जो स्टेटमेंट दिया, जो आग बुझाने के लिए गया था, जब आग बुझाने के लिए कहीं पे कोई जाता है तो फिर उसकी वो रिपोर्ट लिखता है ऑन पेपर, जो है रजिस्टर्ड होता है वो ऑफिशियली। उसमें जब उसने उस बात को जिक्र किया तो उसको दबा के रखा गया। तो दबा के जब रखा गया उसके बाद से फिर 2 दिन के बाद से उसे सार्वजनिक किया गया तो कहीं ना कहीं ऊपर तक तो बात गई हो, और ऊपर से जब ये फैसला हो कि नहीं इसको दबाना नहीं है तो आप समझिए कि वहीं से प्लानिंग शुरू हो गई होगी। और मुझे लगता है कि जुडिशरी के लिए भी ये मौका है अपने आप को क्लीन करने का, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जुडिशरी किसी भी तरीके से जस्टिस वर्मा को बचाने की कोशिश करेगी। एडवोकेट विवेक जी, देखिए 2 चीजें समझ आती है, या तो जुडिशरी की तरफ से कोई आगे आए और एफआईआर दर्ज करवाए या फिर सरकार की तरफ से। आपको क्या लगता है सर, एफआईआर होगी या फिर यशवंत वर्मा ने क्योंकि अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? रिया, मैं तो कहूंगा कि विपक्ष को आकर के करवाना चाहिए एफआईआर। विपक्ष क्यों नहीं कर सकता, केवल सरकार और जुडिशरी ही क्यों? एफआईआर तो विवेक जी भी कर सकते हैं, संदीप जी भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन आप दोनों चूंकि वकील के पैसे से आप लोग को कोई बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। तो विवेक जी अगर आप चाहते हैं तो आप एक एफआईआर लखनऊ में कराइए के खिलाफ, आपको कौन रोके हुए है, आप भी करा सकते हैं। जी बताइए विवेक जी। हाँ, देखिए मुकेश सर ने बड़ी स्मार्टली एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है जो कि घूम करके वहीं आ जाए। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं 3 उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। जस्टिस वी रामास्वामी 1993 120 सांसद भाजपा के थे और कांग्रेस के 205 सांसद, जिसमें आधों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। और सबसे बड़ी बात है कि पहले ऐसे जज जिनके खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पे वोटिंग हुई वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के, आपको पता है ये महाभियोग तो गिर गया सर। इस पर हम लोग बहुत डिस्कशन करते हैं। अरे ठीक है सर, वो महाभियोग गिर गया, लेकिन क्या कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुई? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुई? जस्टिस स्वामित्रा से जब महाभियोग हाँ, मेरी बात तो आ जाए सर। एलिगेशन पे महाभियोग लेके आएंगे आप बिना साक्ष्य के? मतलब ये तो आप एक और बात बता रहे हैं। केवल एलिगेशन पे महाभियोग शुरू हो जाएगा बिना साक्ष्य के। जनता के बीच में इस तरीके की चीजें नहीं थी उस समय, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। तो सुन लीजिए, मेरी बात आ जाए। वही मैं कह रहा हूँ। अभी एक बात आई थी इस मंच पे कि युवा आंदोलन करेगा। युवा क्यों आंदोलन करेगा भाई जज के खिलाफ? युवा अपने शैक्षणिक नीति को लेकर के आंदोलन कर रहा है। अगर जज के खिलाफ कर रहा है तो अधिवक्ता सड़क पे उतरे। अधिवक्ता सीधे सीधे प्रभावित होता है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है आंदोलन।
अरे और सर जो मेरी बात तो परीक्षा आ में जाए, गड़बड़ी मेरी है बात वो भी करप्शन ही अगर है। भ्रष्टाचार की भी बात आए तो सर उत्तर प्रदेश में देखिए हाईवे बना हुआ है, देखिए धंस गया है, उसके खिलाफ अरे भाई आंदोलन साहब, होना तो चाहिए। आपने वकील को भाई किसने मना किया है? वकील भी बिल्कुल जाए, जायज थाने बात भी है, जाए, मैं भी वही वकील कह भी रहा जाए। ऐसा हूँ। थोड़ी और है जो कि बात वकील- आपने कही, सुनिए सर मेरी बात तो आ जाए, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात को मैं कहीं से नहीं काट रहा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जितने आपराधिक मुकदमे वापस लिए गए, सबकी फाइल खोल के पहले उसका ट्रायल करके, बाकायदा ट्रायल से उनको कन्विक्शन, अगर उनको अगर नॉन कन्विक्शन मिलता है तो फिर वो ज्यादा बेहतर होगा। ये तो न्याय का मखौल उड़ाने वाली बात है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, अपने साथ वालों का वो मुकदमा वापस ले रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य के मुकदमे वापस हो रहे हैं। भाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग का ट्रायल बिना ट्रायल कंप्लीट किए, बिना ट्रायल को कंडक्ट किए आपने खुद को क्लीन चिट दे दी, तो कौन सा ट्रायल हुआ भाई? ये कौन सा नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है? ये न्याय कैसे हुआ, ये बता दीजिए, ये कौन सा न्याय है? जब मुद्दे से भटक करके किसी दूसरे मुद्दे का जिक्र किया जाता है, नहीं, तो ये मैं उसको दूसरे समझता मुद्दे की हूं बात कि- नहीं, बात न्याय की हो रही है, आप बात हार न्याय की बना हो रहे रही हैं, है, आप जस्टिस न्याय शर्मा की वाले प्रक्रिया मसले की बात पे- हो रही है, न्याय की प्रक्रिया की बात हो रही है। चूंकि जब उस अब पे कुछ लोग कुछ चीजों में, मैंने कहा ना, पिक एंड चूज की पॉलिसी पे अगर आपके चले, पास- अयोध्या की आपके बात कर पास- लीजिए, छोड़िए as सर, a दूर क्यों जा रहे lawyer- हैं, अयोध्या की बात कर लीजिए। विवेक 20 दिन का जी, as a पूरा lawyer- समय दिया गया, और अयोध्या का मैं बता रहा हूँ प्रकरण बड़ा माइलस्टोन प्रकरण बनेगा। अब जिस तरह से विवेक जी- अयोध्या में विवेक जी- ट्रस्टियों की कोई विवेक जी- जिम्मेदारी नहीं थी, विवेक इसी जी, तरह आप NIA लोग के कह रहे मामलों में हैं, भ्रष्टाचार के जानकारी मामलों में करना है। कंपनियों की भी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, केवल कर्मचारियों को पकड़ा जाएगा, केवल कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होगी, है ना। क्रिमिनल एलिगेशन जो इस तरह के फ्रॉड के मामले हैं, अब कंपनी और डायरेक्टर नहीं पकड़े जाएंगे, अब केवल और केवल कर्मचारियों की जिम्मेदारी और आप जवाबदेही मुद्दे तय से की भटक जाएगी। करके आप मुद्दे से भटक के हालांकि आपको अगर- विवेक जी, जब आप जुड़े थे आपको अगर- शुरुआत में, आपने कहा था कि मैं बतौर एडवोकेट जुड़ रहा हूं, लेकिन जो आपकी जो बोल है वो मुझे हाँ, पता क्योंकि नहीं सर ने क्यों कह दिया ना कि आप अपनी पार्टी के पॉलिटिकल उससे नजर नहीं आ बोल रहे रहे हैं हैं, तो मैंने सर। कहा चलो पार्टी में बोल देते हैं, पार्टी की लाइन पे नहीं, ही बोल आप देते तो कह रहे हैं, आप विवेक जी, आपके पास ऑप्शन है ना। अगर सरकार जो है केस वापस ले रही है तो आप तो वकील, आप कोर्ट जाइए सरकार के खिलाफ, क्यों नहीं चले जाते आप चले जा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। आपकी पार्टी से, आप मान लीजिए व्यक्तिगत रूप से नहीं जा सकते, पार्टी जा सकती है आपकी, तो आपकी पार्टी भी नहीं जा रही है, तो ये कौन सा है भाई? आप केवल टीवी डिबेट में बोल दीजिएगा भाई, आपका विपक्ष की क्या जिम्मेदारी बनती है? सरकार अगर कुछ गलत करे तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, तो आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आप जब गलत कह रहे हैं तो आपके पास कोर्ट में जाने का ऑप्शन तो है ना। सरकार अगर गलत तरीके से केस वापस ले दिया तो आपके पास ऑप्शन है, तो आप उसको नहीं करेंगे, उस ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे, आप यहाँ टीवी डिबेट पे आके विरोध करेंगे केवल। तो जब नहीं, इस बिल्कुल तरीके सही का बात है विरोध आपकी, करेंगे बिल्कुल सही बात। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर, लेकिन प्रक्रिया का अनुसरण तभी करेंगे ना जबकि हमको न्याय मिलने की उम्मीद होगी। अब इस सरकार में तो न्याय मिलेगा नहीं, विपक्ष के लोग हैं हम कोई भी मामला कोर्ट में लेके जाएंगे तो उसको तो पूर्वाग्रह से ठीक है, यानी पता करके विवेक फाइल जी, को close न्याय कर दिया होता जाएगा। है या नहीं, उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा और यहाँ पर इंतजार, क्योंकि इसके बाद जिस तरह से ये समिति की रिपोर्ट आई, अब एफआईआर दर्ज होती है, कब दर्ज होती है, कौन दर्ज करता है, ये बड़े आप सवाल हैं। 48 तीनों घंटे का बाद ही डिबेट कर लीजिएगा रिया जी, अगर एफआईआर ठीक दर्ज है हो जाए। सर, आप हाँ, मैं भी तीनों का ही बैठूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो कैश कांड वाले जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें अब शायद बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो संसदीय जांच समिति बनाई गई थी इनके प्रकरण की जांच करने के लिए, जो कैश, जो जले और अधजले नोटों का बंडल इनके घर से बरामद हुआ था, उस पे वो समिति ने अब रिपोर्ट सामने कर दी है, पेश कर दी है, और रिपोर्ट के अनुसार उनको जो भी आरोप इनके ऊपर लगाए गए थे वो साबित हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होती है तो कौन ये पहल करता है, सरकार की तरफ से पहल होती है, विपक्ष के किसी नेता की तरफ से पहल होती है, या फिर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एफआईआर की पहल करी जाती है। और अगर एफआईआर होती है तो उसके बाद ये मामला कैसे आगे बढ़ता है, क्या न्याय इस मामले में होता है, और अगर होगा तो कब। इसी के साथ आज के प्राइम टाइम प्रहार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज़।